Hello students. So welcome to the next lecture of kinematics in one dimension. Students last lecture में हम लोगों ने kinematics वाला part जो है motion in one dimension वाला जो part है वो introduce किया था. हमने कुछ terms के meanings last time समझे थे. तो we started discussing about the term called mechanics. Right, mechanics मैंने आपको कहा था it is a study of moving objects. Right, motion को study करने का जो ये पूरा stream है that is termed as mechanics. उस मैकेनिक्स के हमने आपको बताया था दो पार्ट्स हैं, दो कैटेगरीज हैं, दैट इज काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स. जिसमें काइनेमैटिक्स के बारे में बोला था इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन विच स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. राइट, हम मोशन के कारण को स्टडी नहीं करते हैं, कॉज को स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं. एंड द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन वॉज अंडर द हेडिंग डायनामिक्स. फिर उसके बाद हमने वन डिमेंशन, टू डिमेंशन एंड थ्री डिमेंशन के मीनिंग समझे थे. आई होप वो पॉइंट्स भी आपको क्लियर हैं. और फिर हमने फाइनली अपने चैप्टर का नाम समझा था, इट इज काइनेमैटिक्स इन वन डिमेंशन. मतलब हम मैकेनिक्स स्ट्रीम के काइनेमैटिक्स पार्ट को अभी देख रहे हैं और काइनेमैटिक्स में भी अभी सिर्फ हम वन डिमेंशनल मोशन की बात करने वाले हैं. दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन. ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग कन्फाइंड होगा इन दिस चैप्टर. अच्छा, उसके बाद हमने मोशन टर्म, मोशन और रेस्ट क्या है उसको डिफाइन किया था. किस तरह से मोशन एंड रेस्ट ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है वो एनालाइज किया. फिर उसके बाद मोशन की जो तीन कैटेगरीज हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन, इन तीनों कैटेगरीज की डेफिनेशन समझी. और उसमें भी मैंने आपको बोला कि अभी हमारा जो प्राइम फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन ट्रांसलेटरी मोशन. तो देखिए, इस चैप्टर में मैंने आपको कहा था इस चैप्टर की यूटिलिटी बहुत है. अपन भले ही जैसे आगे के चैप्टर्स में अगेन आप देखोगे तो ये चैप्टर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का बेस प्रिपेयर करेगा आपका. रियल लाइफ में भी आप देखें, है ना, रियल लाइफ में भी आप देखें तो हर जगह, अपने आसपास हर जगह बहुत सारे केसेस में आपको मोशन एनालाइज करने को मिलता है. जब आप अपना व्हीकल चला रहे होते हैं, जब कार या स्कूटी चला रहे होते हैं, तो उसमें स्पीडोमीटर को देखकर आपको स्पीड के बारे में कुछ अंदाजा लगता है. या आप अपने रूम में एक फैन को ऑब्जर्व करते हो तो फैन के मोशन को आप देखते हो, वो एक कैटेगरी है. जब आप एक वॉल क्लॉक ऑब्जर्व करते हैं तो वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वो एक सिचुएशन है. आपके रूम के अंदर कोई इंसेक्ट है, कोई मॉस्किटो है, वो अगर फ्लाई कर रहा है तो उसके मोशन को देखते हैं तो वो एक सिचुएशन है. हमारे चारों तरफ हम लोग मोशन को अलग अलग फॉर्म्स में ऑब्जर्व करते ही रहते हैं. तो अल्टीमेटली मेरा पॉइंट भी यही है कि जब आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे तो आप उसका रियलिटी सिग्निफिकेंस भी फील करते जाओ. तो एक्चुअली यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द सब्जेक्ट. आपको चैप्टर में इंटरेस्ट तब बनेगा जब इसमें पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को आप अपने आसपास की चीजों में लिंक करना शुरू करें. कि जो भी चीज, जो भी नया पॉइंट आप सीख रहे हो, आप उसको रियल लाइफ में एनालाइज करने की कोशिश करो कि रियल लाइफ में वो बात कहां और कैसे अप्लाई होती है. आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, है ना. आप एक कार रेसिंग ऑब्जर्व करते हो, आप कोई मशीनरी देखते हैं, आप घर में एक मिक्सर ग्राइंडर को वो रोटेट होते हुए देखते हैं. हर चीज में कहीं ना कहीं मोशन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है. तो आपको उन सारी चीजों में बस छोटा छोटा एनालिसिस करना है ना. आप ऑब्जर्वेशंस ओपन रखो, अपना दिमाग खुला रखिए, अपने चारों तरफ की चीजों को जब ऑब्जर्व करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स ढूंढना शुरू करो. ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एक्चुअली अपने सब्जेक्ट्स की रियलिटी सिग्निफिकेंस को समझने लगते हैं. राइट, सो अब हम लोग अपना जो डिस्कशन है काइनेमैटिक्स इन वन डिमेंशन, जो हमारी बात चल रही थी, उस डिस्कशन को ही अब अपन अपने नेक्स्ट स्टेप पे कुछ नए पॉइंट्स की तरफ अब आगे बढ़ाते हैं. राइट, सो स्टूडेंट्स, कोई भी चैप्टर जब हम इनिशिएट करते हैं ना, कोई भी नई चीज हम जब स्टार्ट करते हैं, जैसे जब आप कोई लैंग्वेज सीखना शुरू करते हो तो आप सबसे पहले उस लैंग्वेज के सिंबल्स से, राइट, उसके अल्फाबेट्स से, उसके वोकैबुलरी से फेमिलियर होते हैं. राइट, इन द सेम वे जैसे अपन कोई नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ये बात मैंने आपको वेक्टर्स में भी कही थी, कोई भी नया चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम है
टू इंट्रोड्यूस सम न्यू टेक्निकल टर्म्स जो उस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, राइट? तो इस चैप्टर में जो टेक्निकल टर्म्स हमें यूज करने हैं, जो सिंबल्स हमें यूज करने हैं, ऑब्वियसली कुछ नए सिंबल्स आएंगे, कुछ नए नाम आएंगे, कुछ नए टर्म्स आएंगे। तो पहले उन टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, पहले उन टर्म्स को हम लोग समझ रहे हैं, ताकि उन्हें हम आगे के सेक्शंस में, आगे के टॉपिक्स में अप्लाई कर सकें। तो अब जो नया टर्म हम आज सीख रहे हैं, ठीक है, दैट न्यू टर्म इन दिस चैप्टर काइनेमैटिक्स, दैट न्यू टर्म इज पोजिशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर का फर्स्ट पॉइंट जो यहां पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज दिस टर्म पोजिशन। अब ऑब्वियसली इस वर्ड का जनरल इंटरप्रिटेशन तो हमें सबको पता है। पोजीशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, राइट? उसका लोकेशन, कहां पर वो लोकेटेड है, कहां पर वो स्थित है, तो उसका लोकेशन देखना है। तो पोजीशन वाले केस में देखो, पहले मैं आपको एक बेसिक चीज समझा दूं। सिंस वी आर इन काइनेमैटिक्स इन वन डिमेंशन, काइनेमैटिक्स इन वन डिमेंशन, विच मीन्स कि हम केवल वही केसेस कंसिडर कर रहे होंगे जहां ऑब्जेक्ट का मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे कन्फाइंड हो। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिंस हम 1D मोशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही ट्रैवल करेंगे इन दिस चैप्टर। तो लेट्स अज्यूम कि जिस स्ट्रेट लाइन पे ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, ऐसा मान लेते हैं कि जिस स्ट्रेट लाइन पे ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन को अगर मैं अपना एक्स एक्सिस मान लूं, ठीक है, लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस, जो अपना यूजुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो मैंने मान लिया कि जिस स्ट्रेट लाइन पर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन को मैंने अपना एक्स एक्सिस मान लिया, है ना। यहां पर मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एंड ऑब्जेक्ट जो है वो इस एक्स एक्सिस पर ही आगे पीछे घूमेगा, मतलब मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ऑफ कोर्स अपन जब स्ट्रेट लाइन मार्क कर रहे हैं तो उस पर कुछ कोऑर्डिनेट्स अपने आ जाएंगे। एक्स एक्सिस मार्क किया है तो ये यूजुअल आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सिमिलरली इस साइड पे वी हैव दीज नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स। तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में, व्हेन वी टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये ध्यान रखेंगे, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बेसिकली its x coordinate at any time t। भाई जब ऑब्जेक्ट उस x एक्सिस के ऊपर ही चल रहा है, मैंने आपको ये बोला कि जिस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट चलने वाला है, मान लो कि वो x एक्सिस है या मान लो कि वो y एक्सिस है या सम एक्सिस, तो लेट्स से x एक्सिस। अब जब मैं x एक्सिस के ऊपर चल रहा हूं, है ना, मान लो मैं x एक्सिस पे यहां से चलना शुरू किया और इधर से जब चलना शुरू किया तो वो मूव करता हुआ यहां पहुंचा, इधर पहुंचा, यहां आया, और मैंने आपसे पूछा कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस जगह लोकेटेड है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो आपने बताया कि ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 3 कोऑर्डिनेट पर लोकेटेड है। या मान लो वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता हुआ, यहां से ट्रैवल करता हुआ इधर आ गया, और मैंने आपसे पूछा कि ऑब्जेक्ट कहां लोकेटेड है, उसकी क्या पोजीशन है, तो आपने कहा ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट x इक्वल्स टू -2। तो जब मैं उस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हूं, एक्स एक्सिस पे चल रहा हूं, तो मेरी पोजीशन, मेरा लोकेशन, मेरा एड्रेस इट इज बेसिकली गिवन बाय माय एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, कि किस समय मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वही मेरा एड्रेस है, वही मेरा पोजीशन है। तो बेसिकली पोजीशन, इसको अपन अब फॉर्मली डिफाइन कर रहे हैं। पोजीशन हियर इज गिवन बाय the x coordinate of the object, ठीक है, position here is given by the x coordinate of the object at any time t। then further अपन बोल रहे हैं this coordinate will be reported with respect to a defined origin, right? तो प्रिसाइसली इस चीज का इंटरप्रिटेशन समझिएगा
कि मैंने पहले ये मान लिया कि सिंस मैं 1D की बात कर रहा हूँ, 1D मोशन की बात कर रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट चलेगा तो एक स्ट्रेट लाइन पे ही, राइट? ऑब्जेक्ट चलेगा एक स्ट्रेट लाइन पे ही। जिस स्ट्रेट लाइन पे वो चलने वाला है, मैंने मान लिया लेट्स से वो एक्स एक्सिस ही है, जिस स्ट्रेट लाइन पे वो चलने वाला है वो एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस है तो उस पे कोऑर्डिनेट्स मार्क होंगे। अब ट्रैवल करता हुआ जब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा और मुझे पूछा गया कि अभी ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेटेड है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? उसकी कोऑर्डिनेट बताएंगे कि वो x इक्वल टू 1 पे पहुंच गया, x इक्वल टू 2.5 पे आ गया, x इक्वल टू 3.8 पे आ गया, उसका कोऑर्डिनेट। तो अपन ये बोल रहे हैं पोजीशन हियर इज गिवन बाय द x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t, किसी भी समय पे उसका पोजीशन मतलब उसका x कोऑर्डिनेट। ना कोऑर्डिनेट जब अपन मार्क करते हैं तो कोऑर्डिनेट इज ऑफ कोर्स रिपोर्टेड विद रिस्पेक्ट टू अ डिफाइंड ओरिजिन। नाउ दिस इज एन ऑब्वियस पॉइंट कि आप कोई भी कोऑर्डिनेट अगर रिपोर्ट कर रहे हो तो आपने वो कोऑर्डिनेट इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही बनाया। भाई कहीं तो जीरो मार्क किया होगा ना, तो वो जीरो मार्क किया, उसके राइट हैंड साइड आपने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स लगा दिए, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स लगा दिए। तो एक ओरिजिन आपने लिया हुआ है, एक जगह को आपने ओरिजिन माना हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में आप कोऑर्डिनेट्स रिपोर्ट कर रहे हो, वही कोऑर्डिनेट उसका पोजीशन है। अब सिंस एक नया टर्म हमारे सामने आया है तो इसके लिए एक सिंबल भी अलॉट करेंगे, है ना? तो वो सिंबल यहां पर है x ब्रैकेट t, ठीक है? ये x ब्रैकेट t। नाउ x ब्रैकेट t का मतलब है द x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट at any time t। ये एनी टाइम t जो है ना, इसका इंटरप्रिटेशन मैं अभी आपको समझाता हूं। बट जब मैं इस तरह से लिख रहा हूं x ब्रैकेट t, ये x मल्टीप्लाइड बाय t नहीं है, ये सिंबल है पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो x ब्रैकेट t का मतलब है द x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t, किसी भी समय t पर ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट क्या है वो इस चीज से, सिंबल से पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा x ब्रैकेट में t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स 4s एंड दैट इज इक्वल्स टू 7, है ना? अब इसका मैं आपको पूरा इंटरप्रिटेशन बताता हूं कि क्या मतलब है इस सिंबल का। तो जब अपन ने ये फॉर्मेट लिखा तो इस चीज का मतलब ये निकल रहा है, ऑफ कोर्स जब ये x लिखा है तो x मतलब उसका x कोऑर्डिनेट मतलब उसका पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अब ये t इक्वल्स टू 4 सेकेंड का क्या मतलब है? तो मान लो आप ऑब्जर्वर हो, आप एक ऑब्जर्वर हो और मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है? मैं ऑब्जेक्ट हूं और आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर एन ऑब्जर्वर और मैं एक ऑब्जेक्ट हूं। मुझे इस स्ट्रेट लाइन पे चलना है, राइट? मुझे इस स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करना है, मेरा वो स्ट्रेट लाइन ये है एक्स एक्सिस। तो मैं एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करने वाला हूं और आप ऑब्जर्वर हैं। आप अपने फोन में एक स्टॉप वॉच लेकर बैठे हैं। फोन में स्टॉप वॉच होता है, अलार्म वाले ऑप्शन में एक स्टॉप वॉच आता है ना? तो आपने कहा कि भाई जैसे ही हम स्टॉप वॉच ऑन करें आई विल स्टार्ट मूविंग। तो आप वो स्टॉप वॉच जब ऑन करते हो, आप देखते हो स्टॉप वॉच में एक एक सेकंड बाद वो नंबर्स चेंज होते हैं ना, और ये एक एक सेकंड बाद 1 2 3 4 चेंज होता है, दैट्स अ स्टॉप वॉच। तो आपने वो स्टॉप वॉच ऑन किया, यू आर द ऑब्जर्वर, और मैंने चलना शुरू किया, आई एम द ऑब्जेक्ट। अब जब आपके स्टॉप वॉच में 4 सेकंड हो गए थे, आप स्टॉप वॉच ऑन करते हो, वो एक एक सेकंड बाद चेंज होती है, तो 1 2 3 4 एक एक सेकंड टाइम आ रहा है वो। तो जब आपकी स्टॉप वॉच में टाइम 4 सेकंड हो गया था, विच मीन्स t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, जो ऑब्जर्वर की स्टॉप वॉच है उसमें 4 सेकंड हो गए थे, तब जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब जो ऑब्जेक्ट है वो x इक्वल्स टू 7 पे पहुंच चुका था। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइम t। टाइम t का मतलब जो आप अपनी स्टॉप वॉच में नोटिस कर रहे हैं कि आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, आपने बोला कि टाइम 2 पर ये उस जगह था, टाइम जब इसमें 7 हुआ तो ये यहां पहुंच गया, टाइम जब इसके अंदर 10 सेकेंड्स हुआ तो ये उधर आ गया। तो दैट इज द मीनिंग कि अब ये जो लिखा है इसका मतलब है द पोजिशन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट
at t equals to 4 seconds, the position of the object at t equals to 4 seconds is x equals to 7. That is the mean, right? टाइम 4 seconds जब घड़ी में हुआ, टाइम 4 seconds जब स्टॉप वॉच में हुआ, उस समय उस ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट 7 था. तो दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टर्म पोजिशन. तो बिल्कुल क्लियर कट मन में रखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पर उसका x कोऑर्डिनेट रिपोर्ट करना, उसका x कोऑर्डिनेट बताना. ठीक है. सिमिलरली यू कैन सी दैट अगर मैंने लिखा x t equals to 8 seconds and equals to -2, तो क्या मतलब निकल रहा है कि at t equals to 8 seconds, जब टाइम की वैल्यू स्टॉप वॉच में 8 सेकेंड्स हुई थी, at t equals to 8 seconds उसका पोजीशन जो था वो -2 था. पोजीशन नेगेटिव हो सकता है ना, जब ये x एक्सिस पे चलेगा तो उसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. तो ये इस चीज का इंटरप्रिटेशन है कि जब स्टॉप वॉच में टाइम 8 सेकेंड्स हुआ था तो वो घूमता घूमता x इक्वल्स टू -2 पे पहुंच गया था. दैट वाज इट्स पोजीशन, दैट वाज इट्स एड्रेस. ठीक है. तो दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्ड पोजीशन. ये ध्यान रखेंगे. अब इस पोजीशन वाली बात में एक और चीज मैं बताता हूं आपको. पोजीशन जो हमने पढ़ा, इसी के अंदर मैं एक और पॉइंट आपको बता रहा हूं. देखिए, इसमें एक सिंबल होता है. अगेन ये हमारे लिए एक नया पॉइंट है, तो ध्यान से तसल्ली से समझना है. एक सिंबल होता है, एक तरीका होता है लिखने का. x इक्वल्स टू f ब्रैकेट t, है ना. इस तरह से लिखा है x इक्वल्स टू f ब्रैकेट t. ये एक नया मैथमेटिकल पॉइंट है. पिछले पॉइंट से इसको कंफ्यूज मत करना. तो जब ये ऐसा लिखा है x इज इक्वल्स टू f ब्रैकेट t, तो इसको रीड करने का तरीका क्या है? देखना, रीड करने का तरीका है कि x इज अ फंक्शन, x इज अ फंक्शन ऑफ t. ठीक है. ये जो f है ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग फंक्शन. फंक्शन का क्या मतलब होता है बता रहा हूं अभी, बट इस स्टेटमेंट का मतलब है, इस सिंबल का मतलब है कि x इज अ फंक्शन ऑफ t. Now x is the function of t का further मतलब होता है x is written in terms of t. ठीक है. इसका alternate meaning ये है that x is written in terms of t, or we can write x is an equation in terms of t. तो that is the basic meaning, that is the basic interpretation जो यहां पे अपन समझ रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा लिखा है x is a function of time, x is a function of t, it means x कोई एक इक्वेशन है ना. x कोई एक इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल कि x कोई इक्वेशन है जो t के टर्म्स में लिखी गई है. इट कैन बी अ लीनियर इक्वेशन, इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1. तो आप देख रहे हैं यहां पर x का एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन t के टर्म्स में लिखा गया. व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इज इट? इट इज क्वाड्रेटिक, है ना. t स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. या फिर ये ऐसा हो सकता था x इज लेट्स से 2t प्लस 3, ये एक लीनियर इक्वेशन है. तो इस पूरी कहानी का यही मतलब है कि अगर ऐसा कभी दिखे x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इज अ फंक्शन ऑफ t, इट मींस x की जो इक्वेशन है वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी हो, बट वो t के टर्म्स में होनी चाहिए. वी आर ट्राइंग टू से दैट x इज रिटन इन टर्म्स ऑफ t, x इज रिटन इन टर्म्स ऑफ t. सिमिलरली जैसे मान लो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि कहीं ऐसा लिखा है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, है ना. अगर इस तरह का है तो अब y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इसका इस फॉर्मेट में क्या मतलब हुआ? विल से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x.
यहां पे अपन बोल रहे हैं कि y की जो इक्वेशन है वो x के टर्म्स में लिखी है, विल से दैट y इज द फंक्शन ऑफ x। कहीं अगर ऐसा है that let's say we are given x is equals to 3m square plus 4m plus 12, है ना। तो अब x की इक्वेशन m के टर्म्स में लिखिए तो क्या कहेंगे, x is a function of m, x is written in terms of m। तो अगेन एक नया सिंबल है, सिर्फ एक नया सिंबल है कि अगर किसी चीज को इस फॉर्मेट में लिखा गया ना, तो ये कहना चाह रहे हैं कि x की इक्वेशन t के टर्म्स में होनी चाहिए, y की इक्वेशन x के टर्म्स में होनी चाहिए, यहां x की इक्वेशन m के टर्म्स में होनी चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन मतलब इक्वेशन, इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, क्यूबिक है, पॉलिनोमियल, कोई भी फॉर्म, तो इक्वेशन है। तो इस चीज का क्या मतलब है ना, इस चीज का क्या मतलब है वो बता रहा हूं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये चीज क्यों पढ़ रहे हो बता रहा हूं अभी। कि अगर हमें कभी ऐसा स्टेटमेंट दिखाई दे दैट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट्स से एक एग्जाम्पल ही है ये, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t is given by the equation x equals to 3t square plus 2t plus 1। ठीक है, इस तरह का अगर ये सिचुएशन है कि हमें एक स्टेटमेंट, एक एग्जाम्पल में हमें कहा गया दैट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t, कोई भी समय पे, किसी भी समय t पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमेशा ध्यान रखना, हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में पोजीशन मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो पहले तो इस चीज का मतलब समझो, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि किसी भी समय पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वो इस इक्वेशन से मिल रहा है। मतलब आप इसमें अगर t की से, इसमें कह रहे हैं कि अगर आप इसमें t की अलग अलग वैल्यूज प्लेस करें, यहां t जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग टाइम, तो अगर आप यहां टाइम की अलग अलग वैल्यूज प्लेस करें तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको x की वैल्यू मतलब पोजीशन की वैल्यू मिलने लगेगी। देखिए बेटा, अगर ये इक्वेशन है x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये इक्वेशन गिवन है। अगर मैं इस इक्वेशन में t का वैल्यू 0 प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम की जगह t की जगह 0 प्लेस कर रहा हूं, t 0 का क्या मतलब है, जब मैंने स्टॉप वॉच को जस्ट ऑन किया, जब मैं स्टॉप वॉच जस्ट ऑन कर रहा हूं तो उस समय पहले उसमें 000 लिखा हुआ था, तो वो जो टाइम है दैट इज टर्म्ड एज टाइम 0, जब ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं, जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रही है, तो इसमें टाइम 0 प्लेस कर रहा हूं, तो ये t 0 प्लेस किया तो ये 0 हो गया, यहां t 0 प्लेस किया तो ये 0 हो गया और सिर्फ 1 बचा। तो इसका क्या मतलब निकला कि जब टाइम की वैल्यू 0 थी, जब हम स्टॉप वॉच ऑन ही कर रहे थे, उस समय जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन था, जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस था, दैट वाज x इक्वल्स टू 1। क्यों, टाइम 0 पे x इक्वल टू 1 पे खड़ा था, कहीं से भी शुरू कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम का वैल्यू लेट्स से 2 प्लेस कर रहा हूं, है ना, टाइम इसमें मैं अगर 2 प्लेस कर रहा हूं तो t 2 रखने का मतलब 2 सेकंड बाद, जब स्टॉप वॉच ऑन की है, ऑन करने के 2 सेकंड बाद टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। तो यहां जब 2 प्लेस कर रहे हो तो दिस 2 स्क्वायर 4 3 12, यहां 2 प्लेस कर रहे हो तो दिस इज 4, तो 16 एंड 1 17, तो ये वैल्यू आपकी 17 आ रही है ना। आप खुद एक बार क्रॉस चेक करना, यहां t की जगह 2 सेकंड्स रख रहे हैं अपन, मतलब जब स्टॉप वॉच में, जब घड़ी में 2 सेकंड समय बीत गया था, उस समय ऑब्जेक्ट चलकर x इक्वल्स टू 17 वाले कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया, टाइम 2 प्लेस किया तो ये आ गया।
अच्छा, टाइम की वैल्यू नेगेटिव तो रखोगे नहीं, है ना। सिमिलरली आप टाइम का वैल्यू 1 प्लेस अगर कर रहे हो, 1 सेकेंड प्लेस कर रहे हो, तो वो 1 सेकेंड यहां रखोगे तो दैट विल मेक इट 6। तो इस तरह की इक्वेशन का बेसिक रोल यही होता है दैट इट गिव्स अस दिस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जब लिखते हैं ना, जैसे इसको अपन क्या कहेंगे, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इज एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t, मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ऐसी इक्वेशन का रोल ये होता है कि ये आपको अलग अलग टाइम की वैल्यूज के लिए, आप t की वैल्यूज उसमें रखो, ये अलग अलग टाइम की वैल्यूज के लिए आपको x की वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। किस टाइम पे ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट क्या था, किस टाइम पे ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे था, वो सारी डिटेल आप यहां t रखते जाओ, आपको x मिलता जाएगा। तो दिस इक्वेशन गिव्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन मतलब उसका x कोऑर्डिनेट लोकेशन, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट at different values of time t। ठीक है, टाइम t की डिफरेंट वैल्यूज हम यहां अगर रखते जाएं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिलेगी। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। एक बार वापस इस चीज को रिव्यू कर लेना जो आपने नोट्स बनाए, जो लिखा आपने कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मतलब स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए उस ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, पोजीशन मतलब आगे से सीधा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा। राइट, तो आफ्टर दिस टर्म पोजीशन, अगला टेक्निकल टर्म, नए टर्म्स जो अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे एक टर्म तो पोजीशन आपने देख लिया इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में। अब जो टर्म्स मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दे आर ऑफ कोर्स योर फेमिलियर टर्म्स, आप पढ़ चुके हैं, बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं। दैट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। राइट, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दीज टर्म्स। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अगर अपन देखें तो बहुत सीधा सा पॉइंट है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अगर अपन पहले बात करें लेट्स से अबाउट डिस्टेंस, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल कर रहा है, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, लेट्स से 1D मोशन की ही बात करें कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है जब वो मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, किसी भी केस में कोई भी कॉन्टेक्स्ट में डिस्टेंस का क्या मतलब होना चाहिए कि इट इज द टोटल पाथ लेंथ, जिस भी पाथ पे ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, जिस भी रास्ते पे ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, उस पूरे रास्ते की लंबाई अगर नाप ली जाए, उस पूरे पाथ को अगर मेजर कर लिया जाए, तो दैट इज ऑफ कोर्स टर्म्ड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। तो डिस्टेंस कवर्ड का मतलब हुआ इट इज द टोटल पाथ लेंथ, the total path length covered by the object। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, जैसे मान लो अगर इस तरह के ट्रैक पे चले, वैसे तो वी नो दैट कि सिंस हम 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 1D की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा मोशन तो नहीं हो सकता। ये किस कैटेगरी का मोशन है? इज इट 1D 2D 3D? तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट मींस 1D तो नहीं। नाउ इस तरह का zigzag मोशन, इट इज कन्फाइंड टू अ प्लेन, है ना, बोर्ड के सरफेस पे हो रहा है, तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? इट इज अ 2D मोशन, 2 डायमेंशन। तो लेट्स से ये अगर इस तरह का ट्रैक मैंने बनाया, तो डिस्टेंस वर्ड का मतलब है कि इसने जो भी पाथ कवर किया है ना, उस पाथ का लेंथ मुझे निकाल लेना है। तो मैं इस पूरे लाइन को अगर ये पूरा यहां से यहां तक मेजर कर लूं, तो दैट मेजरमेंट विल बी टर्म्ड एज द डिस्टेंस कवर। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट अगर 200 मीटर्स पहले ट्रैवल किया किसी तरफ और फिर 300 मीटर्स और कवर किया, तो सिंपली दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 500। कि जितना भी रास्ता कवर किया है सब मिला जुला के इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो द डिस्टेंस कवर्ड इज अ टोटल पाथ लेंथ। फिर ऑफ कोर्स वी नो दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। डिस्टेंस जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब स्केलर वेक्टर से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो कि क्या होता है क्या नहीं। तो डिस्टेंस जो है दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी।
मतलब इसका सिर्फ एक वैल्यू है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एंड फर्दर इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो इसका एसआई यूनिट है, दैट इज ऑफ कोर्स मीटर्स। वैसे तो बहुत सारे यूनिट्स हैं कि किलोमीटर्स भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है, अगेन आप इस वर्ड से भी फेमिलियर हैं, एसआई यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो है दैट इज मीटर्स। ऑलराइट, तो डिस्टेंस वर्ड से हम सब लोग फेमिलियर है कि टोटल जितना भी रास्ता उसने कवर किया है उस पूरे को मेजर कर लें तो दैट इज अ डिस्टेंस। देन दिस सेकेंड टर्म डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है, जो लोअर क्लासेस में हमें सिखाया जाता है ना, जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में लोअर क्लासेस में हमें सिखाया जाता है, मैं स्पेसिफिकली क्लास 9th की एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखूं तो वहां पर एक डेफिनेशन लिखी थी, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन वहां जो लिखी थी, इट वाज द शॉर्टेस्ट गैप, इट वाज द शॉर्टेस्ट गैप या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कुछ भी हम कहें, the shortest gap या the shortest distance between the initial and final positions। है ना, ये अपन डेफिनेशन अपने क्लास 9th से जानते हैं इस वर्ड डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इट इज द शॉर्टेस्ट गैप, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस तरह के पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, मैं फिर आपको बता दूं, वैसे तो हमारे केस में ऑब्जेक्ट इस तरह ट्रैवल करेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगा, तो मैं उस बात पे आऊंगा अभी, बट मैं इन जनरल आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि इन जनरल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशंस। तो ये अगर ऑब्जेक्ट इस तरह के ट्रैक पे ट्रैवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट इस तरह के जिगजैग पाथ पे अगर चल रहा है, तो वी नो दैट इस पूरे ब्लैक वाले लाइन को अगर मैं मेजर कर लूं, है ना, इस पूरे ब्लैक वाले लाइन का अगर मैं लेंथ निकाल लूं तो दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। बट अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, राइट, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो द लेंथ ऑफ दिस रेड वाला लाइन, है ना, वो रेड वाले लाइन का जो लेंथ है, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल फाइनल के बीच में जो डायरेक्ट गैप है, जो शॉर्टेस्ट गैप है, जो स्ट्रेट लाइन गैप है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है। आई होप आप रिकॉल कर लिया होगा आपने ये। तो कोई भी केस में अगर आप इनिशियल और फाइनल जानते हो, तो इनिशियल फाइनल को आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हो, और वो जो गैप है, डायरेक्ट सेपरेशन जो है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। बट इस डेफिनेशन में एक बात मिसिंग है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल वगैरह तो पता है हमें, है ना, वी नो दैट कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से चले, कि ऐसे केस में अगर ऑब्जेक्ट मान लो सर्कल में पॉइंट ए से चलना शुरू करे, यहां से चलता हुआ इधर जाए और वापस ए पे आ जाए, तो ऑब्जेक्ट अगर ए से स्टार्ट करके वापस ए पे आ रहा है, तो ऐसे केस में आपका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो होगा, वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इन सच केसेस इज 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में कहा गया कि स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन के बीच का गैप निकालना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप निकालना है। तो जब मैं घूम फिर के वापस वहीं आ जाऊंगा, जब मैं पूरा राउंड लगा के वापस वहीं आ जाऊंगा, तो ऑफ कोर्स मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा, मेरे इनिशियल और फाइनल वही हैं, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो गैप होगा दैट इज ऑफ कोर्स 0। एक बॉल को मैंने थ्रो किया ऊपर, और थ्रो करके मैंने इसी जगह पे बॉल को कैच भी कर लिया, तो बॉल ऊपर ट्रैवल करने गई, फिर वापस से मेरे हाथ में लैंड कर गई, तो ऑफ कोर्स उस बॉल का टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। बट तब भी इस पूरे सिनेरियो में एक बात मिसिंग है, और मिसिंग क्यों है? मिसिंग इसीलिए है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट जो हमें यहां पे समझना है, सीखना है और आगे ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये डिस्टेंस की तरह नहीं है कि आपने बस वैल्यू बताया और काम खत्म।
डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आपको वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, जिस पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लास 9th एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। हम उसका सिग्निफिकेंस यहां पे समझेंगे। तो एक तो हमने समझ लिया कि भाई डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कैसे निकालना है। तो वैल्यू तो ऐसे निकालना है, इधर शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, जो इनिशियल जगह है और जो फाइनल जगह है उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप है वही डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट के साथ आप डायरेक्शन अटैच कर दो, समथिंग लाइक आई कैप, जे कैप, के कैप, आगे की तरफ गया, पीछे की तरफ गया, ईस्ट में गया, नॉर्थ में गया, साउथ में, कोई डायरेक्शन अटैच कर दो। तो जैसे ही उसके साथ डायरेक्शन अटैच हो गई, इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का भी आपका जो एसआई यूनिट होगा, जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा, दैट इज मीटर्स, है ना। इसका भी एसआई यूनिट तो मीटर्स ही है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होने का यहां क्या सिग्निफिकेंस है ना, वो मैं अब आपको बताऊंगा। 1D के हिसाब से इस बात का क्या मतलब है वो अब अपन देखेंगे। सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवर टू बेसिक टर्म्स, कि डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ हो गया, कि पूरा रास्ता नाप लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट गैप हो गया। ओके तो अब ये तो अपन ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के जनरल इंटरप्रिटेशंस देखे। डिस्प्लेसमेंट को मैंने वेक्टर क्वांटिटी कहा, उसका भी सिग्निफिकेंस बताऊंगा अभी। तो अगर अपन अपने इस कॉन्टेक्स्ट में आए, दिस डिस्प्लेसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, है ना। अगर अपन 1D मोशन के हिसाब से देखें तो डिस्प्लेसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1D, तो पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हमें वेक्टर्स यूज नहीं करना पड़ेगा, है ना। इस चैप्टर में वेक्टर्स की यूटिलिटी नहीं है, इस चैप्टर में वेक्टर यूज नहीं करना पड़ेगा, कारण कि हमारा जो मोशन है वो सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग होगा, है ना। सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो वाई में, जेड में जाएगा ही नहीं, जे कैप, के कैप वगैरह का कोई काम ही नहीं है। तो इस चैप्टर में हम बिना वेक्टर्स के भी काम चला लेंगे। कैसे चलाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा इस केस में। तो डायरेक्शन बताने का काम यहां बिना वेक्टर्स के हो जाएगा। बट जैसे हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर पे आएंगे, दैट्स काइनेमैटिक्स इन 2D एंड 3D, मतलब ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शंस में, तीन डायरेक्शंस में एक साथ ट्रैवल कर रहा होगा, देन यू विल हैव टू स्पेसिफाई आई कैप, जे कैप, के कैप। वहां फिर एक्स, वाई, जेड तीनों की इंफॉर्मेशन एक साथ देनी पड़ेगी। तो अब अपन अपने वन डायमेंशन मोशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो आप देखो, अगर अपन ऐसा कंसिडर कर लें कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, यही मैंने आपको कहा था अभी, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, दिस x equals to 0, then coordinates 1, 2, 3 and 4 वगैरह अपन मार्क कर लें, and then similarly we have -1, -2, -3 and so on, राइट। तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा, है ना, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा, देन इस केस में 1D के केस में ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डिफाइंड एज दिस डेल्टा एक्स। अब ये हमारे लिए एक नया पॉइंट है, तो केयरफुली सुनिएगा कि 1D के केस में पहले जो डेफिनेशन पढ़ा उसमें कुछ गलत नहीं है ना, उसको सिर्फ अपने केस के 1D के सिचुएशन के हिसाब से अपन मोल्ड कर रहे हैं, है ना। बट द इंटरप्रिटेशंस, द बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल डेल्टा एक्स, इसको रीड करते हैं एज डेल्टा। जो ट्राइंगल बना है ना, इसको डेल्टा रीड करते हैं, और इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज। एंड वी नो दैट एक्स जो है वो पोजीशन के लिए है, वो तो सिंबल फिक्स हो गया, तो एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट, और डेल्टा इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज, डेल्टा मतलब चेंज। तो डिस्प्लेसमेंट जो अपन डेल्टा एक्स लिख रहे हैं, तो डेल्टा एक्स का मतलब हुआ, डेल्टा मतलब चेंज और एक्स मतलब पोजीशन, तो डेल्टा एक्स का मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन। ठीक है, डेल्टा एक्स का मतलब ये चेंज इन पोजीशन हुआ। अच्छा, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो वी कैन राइट इट एज चेंज इन एक्स, मतलब द
द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया है, दैट चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। कैसे होगा ये सब चीज अभी समझ में आ जाएगी जब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, बट अभी मैं 1D के कॉन्टेक्स्ट में ये एक्स एक्सिस वाली बात के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे एक्स एक्सिस पे चल रहा है, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डेल्टा एक्स। डेल्टा मतलब चेंज, एक्स मतलब पोजिशन, तो डेल्टा एक्स हुआ चेंज इन पोजिशन, और वी कैन से इट इज द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। अब आप मुझे बताएं, आप खुद सोचें ये कि चेंज, किसी भी चीज का चेंज जो है वो कैसे निकालते हैं, कि कोई भी चीज में चेंज कितना आया। मान लो आज टेम्परेचर जो है वो लेट्स से 38 डिग्री सेल्सियस है, और कल टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, दैट विल बी 41 माइनस 38, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। किसी भी चीज में कितना चेंज आया है, कितना डिफरेंस आया है, वो हम कैसे निकालेंगे, उस चीज का फाइनल वैल्यू माइनस उस चीज का पुराना वैल्यू इनिशियली, कि वो फाइनली कितना है और इनिशियली कितना था, उसका डिफरेंस निकाल लो तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो हमने डेल्टा एक्स लिखा है ना, ये जो अपने डेल्टा एक्स लिखा है, चेंज इन पोजिशन जो लिखा है, इस चेंज इन पोजिशन को, इस डेल्टा एक्स को, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, वी कैन राइट इट एज द फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। ऑब्जेक्ट का जो भी फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मतलब लास्ट में अल्टीमेटली वो कहां पर लोकेटेड है, वो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, इनिशियली वो कहां पर लोकेटेड था, उसका इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर हम उसके फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट और इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट कर दें, भाई किसी भी चीज में चेंज ऐसे ही आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो दैट फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अपन सिंबल्स में कैसे लिखे, देखो। नाउ फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, इसको लिख रहा हूं एक्स सबस्क्रिप्ट एफ, एक्स सबस्क्रिप्ट एफ लगा दिया, एफ इज फॉर फाइनल, तो एक्स सबस्क्रिप्ट एफ मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस एक्स सबस्क्रिप्ट आई, दिस इज इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स की इनिशियल वैल्यू और एक्स की फाइनल वैल्यू, तो दैट गिव्स यू द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूले का रोल क्या है, ऐसा फॉर्मूला क्यों बना रहे हैं, अभी जैसे ही मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। बट ये जो डेल्टा एक्स मैंने लिखा, आगे से ध्यान रखेंगे, डेल्टा टी टाइम, तो इट विल बी चेंज इन टाइम, डेल्टा एम मास, इट इज चेंज इन मास। तो किसी भी चीज में वो ट्रायंगल बनाना है या डेल्टा लिख रहे हैं, मतलब उस चीज का चेंज, और चेंज कैसे निकालेंगे, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये चेंज इन पोजिशन, द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट इज फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहां जो डेल्टा एक्स है ना, हियर डेल्टा एक्स gives the displacement of the object right, यहां जो डेल्टा एक्स होगा, that delta x will give you the displacement of the object. Now when we say displacement, right, now when we say displacement here, तो वो आपको वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों दे देगा। कैसे, वो अगेन जैसा मैंने कहा, मैं एग्जांपल में बता रहा हूं अभी। तो इस फॉर्मूले से जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, इस डेल्टा एक्स के एक्सप्रेशन से जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, उसमें वैल्यू भी होगी, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। दिस डेल्टा एक्स विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग विद इट्स डायरेक्शन। वो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता देगा। कैसे, अब वो अपन एक एग्जाम्पल में नोटिस करते हैं। तो यहां तक की चीज आई गेस आपको क्लियर है कि मैंने 1D के कॉन्टेक्स्ट में देखा, पहले तो जनरल बात की थी, अब 1D के कॉन्टेक्स्ट में देखा तो एक स्ट्रेट लाइन बनाई, वो स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस माना। अब एक्स एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है। फिर डिफाइन किया कि डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और एक फॉर्मूला बना लिया दैट डेल्टा एक्स इज एक्स एफ माइनस एक्स आई, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, राइट। अब इसमें
यहाँ तक का लेक्चर पॉज करके आप एक बार पूरा लिख लें, है ना, प्रॉपर आप नोट्स बनाते जाएं। आई होप आप नोट्स वगैरह सब रेडी कर रहे हो। राइट, तो अब अपन ने ये जो एक्स एक्सिस है ना, लेट्स से ये अपन ने एक्स एक्सिस यहां पर बना लिया एंड these negative coordinates. Of course इसके बियॉन्ड भी अपन मार्क कर सकते हैं। राइट, तो दिस इज द सिचुएशन। अब कंडीशन क्या है, इफ दिस इज द एक्स एक्सिस, हमने वेक्टर्स में सीखा है कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव द यूनिट वेक्टर एज आई कैप, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव माइनस आई कैप, है ना। ऑब्जेक्ट के पास एक वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, वो तो अपने पास प्लस आई कैप और माइनस आई कैप है, बट यहां हमें आई कैप, जे कैप, के कैप, जैसे मैंने कहा था अभी, यूज करने की नीड नहीं है। ऐसा नहीं कि हम यूज कर नहीं सकते, बट यहां हमें वेक्टर्स वाली चीज, आई कैप जे कैप वाली चीज यूज करने की नीड नहीं है, बिकॉज हमारे पास एक ऑल्टरनेट अवेलेबल है। ऑल्टरनेट ये है, वी नो दैट जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगा, बहुत केयरफुली इस बात को सुनिएगा आप लोग, कि जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगा तो वी नो दैट उसके पास मूव करने के दो ही ऑप्शंस होंगे। जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है ना, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया अपन ने, और वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, तो उसके पास मूव करने के दो ही ऑप्शंस हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, दो ही ऑप्शंस हुए। जब एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो या तो फॉरवर्ड जा सकता है या बैकवर्ड आ सकता है। अच्छा, मान लो अगर वो स्ट्रेट लाइन ऐसा है वर्टिकल, तो उस केस में भी बॉल के पास या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चलने के दो ही ऑप्शन होंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, बस दो ही ऑप्शन हैं। तो जब स्ट्रेट लाइन वाले केस में ऑब्जेक्ट के चलने के दो ही ऑप्शंस हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो दो डायरेक्शंस, इधर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो दो डायरेक्शंस के लिए हम दो साइन लगा देंगे। हमारे पास साइन भी दो ही हैं, प्लस एंड माइनस। तो वी विल कंसिडर वन ऑफ द डायरेक्शंस, ये वाली जो डायरेक्शन है, वी विल कंसिडर इट एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। अपन मान लेंगे कि ओरिजिन के राइट हैंड साइड अपन मान लेते हैं, दिस इज बीइंग कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, एंड दिस बीइंग कंसिडर्ड एज द नेगेटिव डायरेक्शन। ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। राइट, तो देखिए हमने पहले भी कहा था, जो हमारे आई कैप, जे कैप, के कैप हैं, उन्हें भी मैं बोल रहा था कि वो साइन बोर्ड्स ही हैं। आई कैप क्या है, पॉजिटिव एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, माइनस आई कैप क्या है, नेगेटिव एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो वो भी साइन बोर्ड ही थे। इस चैप्टर में अगर मैं इसको प्लस आई कैप और इसको माइनस आई कैप कहता हूं तो वो गलत नहीं है, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सिंस ऑब्जेक्ट के पास चलने के मल्टीपल ऑप्शंस है ही नहीं, मतलब अगर वो आई कैप वाली डायरेक्शन में जा रहा है तो जे कैप, के कैप कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज वो एक ही लाइन पे रेस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसे केस में वी नीड नॉट इंट्रोड्यूस वेक्टर्स एंड कॉम्प्लिकेट थिंग्स। हमें वेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने की यहां पे नीड ही नहीं है, हम बिना वेक्टर्स के ही काम चला लेंगे। और जैसे हमें लगेगा कि ऑब्जेक्ट एक्स में, वाई में, जेड में, सब में जा रहा है, तो फिर आप आई कैप, जे कैप के कहलाना पड़ेगा। तो यहां सिचुएशन ये है कि ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, उसके पास दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो वो राइट में जाएगा या लेफ्ट में आएगा, इसी लाइन पे चलेगा। तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मार्क कर दिया और इसको नेगेटिव। मतलब ऑब्जेक्ट जब भी इस तरफ ट्रैवल कर रहा होगा, आई विल से इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। इतना कहने से बात पूरी हो जाएगी, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। या तो आप कहें इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, या फिर आप कहें इट इज मूविंग टुवर्ड्स आई कैप, या फिर आप कहें सीधा इट इज मूविंग टुवर्ड्स प्लस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस तरफ जब भी वो ट्रैवल कर रहा है तो विल से वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और यहां जब भी ट्रैवल कर रहा है विल से इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन। तो अपन ने इन्हें प्लस, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव माइनस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर लिया। ये प्लस डायरेक्शन का साइन बोर्ड, ये माइनस का साइन बोर्ड।
राइट। अब अगर इसी सिनेरियो में अपन देखें कि ऑब्जेक्ट जो है, लेट्स से इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट ने x इक्वल्स टू 0 से चलना शुरू किया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल लोकेशन है कि x इक्वल्स टू 0 पर ऑब्जेक्ट इनिशियली लोकेटेड था, राइट। जब वो x एक्सिस पे चल रहा है तो इनिशियली शुरुआत में वो x इक्वल्स टू 0 पर लोकेटेड था और वहां से ट्रैवल करके वो आगे बढ़ा, राइट। इस जगह से ट्रैवल करके वो आगे बढ़ा और x इक्वल टू 4 तक पहुंचा। लेट्स से ये जो गैप है ना, ये सब 1 मीटर्स है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, सब 1 मीटर है। तो ऑब्जेक्ट 0 से शुरू किया, 4 तक गया। अच्छा, 4 पे जाने के बाद वो टर्न हुआ और टर्न होकर ये यहां पहुंच गया एंड लेट्स से उसने अपना जर्नी इस जगह पे एंड कर दिया। दिस इज फाइनल। यहां से गया, इधर बढ़ा, यहां से घुमा, यहां एंड कर दिया। तो ये मुझे ऑब्जेक्ट का जर्नी गिवन है कि शुरुआत में टाइम 0 पे जब स्टॉपवॉच ऑन किया था तो वो x इक्वल टू 0 पे था। 0 से ट्रैवल करता हुआ वो x इक्वल टू 4 पे पहुंचा, वहां से उसने टर्न लिया और टर्न करके वो x इक्वल टू 2 पर एंड किया अपनी जर्नी। अच्छा, अब इस केस में अगर मुझे डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, सिंपल सा हिसाब किताब है। डिस्टेंस में क्या करना होता है, टोटल रास्ता नाप लो। तो पहले वो 0 से 4 गया, मैंने कहा था ये सब 1 मीटर है, तो 0 से 4 गया तो पहले तो 4 मीटर्स ट्रैवल किया आगे, फिर 4 से 2 पे आया तो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, 2 मीटर्स और ट्रैवल किया तो ऑफकोर्स आपका डिस्टेंस तो 6 मीटर हो गया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैंने आपको अभी यही सिखाया कि जब 1D के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही हो, जब कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बात चल रही है, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बात चल रही है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इज डिफाइंड एज xf माइनस xi, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है दैट विल बी xf माइनस xi। तो अब देखो, आपको उसके रास्ते से कोई मतलब नहीं है, आप उसका केवल फाइनल पोजीशन देखो और इनिशियल देखो। डिस्प्लेसमेंट में यही सीखा है, फाइनल इनिशियल के बीच का गैप। तो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज xf। तो फाइनल x कोऑर्डिनेट क्या है, फाइनल वाली जगह पे x कोऑर्डिनेट है 2 माइनस x इनिशियल, इनिशियल x कोऑर्डिनेट क्या था 0, तो दैट डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर्स, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट जो आया है दैट इज 2, रादर वी शुड से +2। अपने आप पॉजिटिव आया है ना, 2 माइनस 0 किया +2 आया है। तो when we say that displacement is +2, it means that ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स है टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ है पॉजिटिव की तरफ। आप ये खुद एनालाइज करके देखिए। ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां था, घूम फिर के फाइनली यहां आ गया, और मैंने आपसे पूछा कि ऑब्जेक्ट का ओवरऑल क्या कंक्लूजन है, तो आपने कहा कि वो इनिशियल जगह से 2 मीटर्स राइट में खिसक गया है। इफेक्टिवली आप यही कहोगे ना कि ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां था और फाइनली इधर है। मतलब ये तो मैंने इधर अलग से ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। ऑब्जेक्ट मूव तो इस लाइन पे ही कर रहा था, है ना। मैं इस लाइन पे ड्रॉ करता तो आपको क्लियर नहीं होता, इसलिए मैंने ऐसे अलग से बनाया है। ऑब्जेक्ट इस लाइन पे चला, यहां से आगे बढ़ा और इसी पे घूम के वापस आ गया। इसी लाइन पे चल रहा है, वो ऐसे टर्न नहीं मारा है, यहां से आगे गया और ऐसे पीछे आ गया। तो ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां था और फाइनली ऑब्जेक्ट आपको यहां दिखा। मैंने आपसे पूछा कि ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कंक्लूजन है, तो आप कह रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 मीटर्स राइट में डिस्प्लेस हो गया है। और ये राइट साइड मतलब कौन सी डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वी आर सेइंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। वो 2 मीटर्स पॉजिटिव की तरफ खिसक गया है, 2 मीटर्स पॉजिटिव की तरफ डिस्प्लेस हो गया है। तो दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टर्म डिस्प्लेसमेंट। और इसको आप कैलकुलेट सीधा ऐसे ही करें, इट इज जस्ट xf माइनस xi। जैसे एक और सिचुएशन देखिए, एक और एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड।
and so on. राइट अब सिनेरियो ऐसा है, सिचुएशन ये है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली ये x इक्वल टू 2 पे था ना, ये मैंने इनिशियल वाली लोकेशन मार्क कर दी, ये इनिशियली x इक्वल टू 2 पे था. अच्छा चलेगा वो इस एक्सिस के ऊपर ही, भले मैं अलग से शो करूंगा बट एक्चुअली मूव वो एक्सिस के ऊपर ही कर रहा है, इसी लाइन पे आगे बढ़ रहा है, इसी लाइन पे पीछे जा रहा है. तो लेट्स से ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 2 पे था, इनिशियली यहां था इस जगह पे, और उसने आगे बढ़ना शुरू किया, यहां जाना शुरू किया. 4 पे पहुंचने के बाद उसने टर्न किया, यहां से आगे बढ़ा फिर पीछे आ गया, सीधा टर्न किया और टर्न करके यहां से टर्न करके ट्रैवल करता हुआ -3 पे पहुंच गया. ये उसका फाइनल पोजीशन है. ठीक है, तो यहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी, इधर से आगे बढ़ा, यहां से टर्न किया, इधर से पीछे आया, इस तरफ ट्रैवल किया और यहां पे एंड किया. तो ये हमें सिचुएशन गिवन है कि ऑब्जेक्ट x इक्वल्स टू 2 से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है. मतलब जब आप टाइमर ऑन कर रहे हो, जब आप स्टॉप वॉच ऑन कर रहे हो, उस समय वो x इक्वल टू 2 पे था और फिर वहां से 4 पे गया, लौट के इधर आया, एंड वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, है ना. अब ऐसे सिचुएशंस में जब आपको कोऑर्डिनेट दिया हो, जब आपको इनिशियल कोऑर्डिनेट दिया है, फाइनल कोऑर्डिनेट दिया है ना, तो जब आप कोऑर्डिनेट दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट अवे xf माइनस xi, xf माइनस xi. तो जो सिनेरियो है उसमें फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, उसका फाइनल कोऑर्डिनेट इज -3, तो फाइनली वो -3 पे था, माइनस ये बीच में फॉर्मूले में आ रहा है, एंड x इनिशियल, उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट 2 था, तो ये वैल्यू जो आ रही है दिस इज -5 मीटर्स. अब इसका मैं मीनिंग आपको बताता हूं. देखो इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां था और घूम फिर के फाइनली यहां आ गया. मैंने आपसे ये रिपोर्ट करने को कहा कि ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में, इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस तरफ खिसक गया है, किस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है. तो आप देखो इनिशियली ये था यहां पे और फाइनली ये. हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट गैप, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल. इन दोनों के बीच का गैप देखो, वी हैव 1 मीटर, 2, 3, 4 एंड 5. इनिशियल और फाइनल के बीच का जो ये गैप है दिस इज 5 मीटर्स. बट डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, मुझे वो 5 मीटर के साथ डायरेक्शन भी लगाना पड़ेगा. लिसन केयरफुली, यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. तो ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल. रास्ते से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इनिशियल फाइनल के बीच का गैप देखना होता है फॉर डिस्प्लेसमेंट. तो ये इनिशियल, ये फाइनल, कितना गैप है, दिस 1 मीटर, 2, 3, 4, 5 मीटर्स है. अब इनिशियल से फाइनल की तरफ खिसका, ये किस तरफ ट्रैवल किया है, हमने मार्क किया था, उस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन माना था, इसको मैंने नेगेटिव माना था. तो अपन कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल की तरफ गया, 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, है ना. यहां से उस तरफ खिसक जाना, उस तरफ डिस्प्लेस होना मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाना. और आप देखिए डेल्टा एक्स अपने आप, डेल्टा एक्स जो है वो अपने आप आपको विथ साइन डायरेक्शन के साथ आंसर दे रहा है. ये डेल्टा एक्स का वैल्यू -5 मीटर आया और इस -5 का स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन है दैट द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर्स टूवर्ड्स, 5 मीटर उसका मैग्नीट्यूड है, टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, तो दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. ये माइनस साइन उसकी डायरेक्शन बता रहा है और ये इसकी वैल्यू. ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होने चाहिए थे, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अब मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट अवे. जब कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बात चल रही हो तभी, कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है तो xf माइनस xi कहां से लगाएंगे आप. तो जब कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, है ना, इनिशियल कोऑर्डिनेट, इनिशियल जगह जानते हो, फाइनल जगह जानते हो, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बिल्कुल छाप लीजिए मन में, दैट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज गिवन बाय xf माइनस xi, फाइनल माइनस इनिशियल. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, साइन के साथ आंसर आएगा, डायरेक्शन के साथ आंसर आएगा, विल बी रिपोर्टेड इन मीटर्स.
राइट तो फिर इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में एक सिंपल सा इंटरप्रिटेशन अपन इसमें और देख रहे हैं. ये अगेन अब आप बहुत इजीली रिलेट कर सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर्ड है दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ऑफ कोर्स यू विल अग्री कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस कवर्ड है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. तो आप देखो कोई भी ऐसा सिनेरियो है ना, कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां ऑब्जेक्ट लेट्स से यहां से ट्रैवल करता हुआ आगे गया और घूम के वापस यहां आया, इस जगह आया. तो अगर ये उसका इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल है, नाउ इन दिस डायग्राम जब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो वो तो पूरा पाथ लेंथ होगा. और डिस्प्लेसमेंट में आप सिर्फ क्या देखेंगे, इनिशियल फाइनल के बीच का गैप, सिर्फ इतना सा गैप है ना. तो ये वो सिचुएशन है जहां पे यू कैन से दैट आपका डिस्टेंस कवर्ड इज प्योरली ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है ना. यहां पर क्लियरली आपका डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है. अब ये जो मैंने लिखा ना ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है. तो अगर सिनेरियो ऐसा है कि ऑब्जेक्ट प्योरली सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे चला विदाउट टर्न नहीं किया, ये अगर ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट है और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता हुआ यहां आया, इसका फाइनल पॉइंट है, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है इस तरह से, टर्न नहीं किया, तो ऑफ कोर्स यही उसका डिस्टेंस होगा और यही डिस्प्लेसमेंट भी है. तो दिस इज द सिचुएशन वेयर डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ रहा है. बट वी कैन नेवर हैव अ सिचुएशन, है ना, ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आएगा जहां डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा आ जाए. इम्पॉसिबल कंडीशन. ये एक और पॉइंट है जो अपन ध्यान रखें कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता. राइट, दिस इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन कंपैरिजन. फिर इसमें स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टर्म, अगला जो टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने अभी तक रेस्ट एंड मोशन इंट्रोड्यूस किया, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, 1D 2D 3D. फिर उसमें पोजीशन वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया है. पोजीशन के बाद डिस्टेंस वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया है. अब जो नया पॉइंट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, नया वर्ड जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज एवरेज स्पीड. इसको अपन लिखेंगे एज वी एवरेज, वी सबस्क्रिप्ट एवीजी, वी सबस्क्रिप्ट एवीजी. तो एवरेज स्पीड हो गया वो. अब एवरेज स्पीड बताने में है ना क्या कॉन्टेक्स्ट है, कैसे कब यूज आता है वो देखते हैं. मान लीजिए मैं अपने सोर्स से, मतलब जहां से मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया है, जहां से मैंने ट्रैवल करना शुरू किया है, वहां से मैंने मूव करना शुरू किया. इनिशियली मान लो मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा था कुछ देर तक. फिर मैंने अपनी स्पीड लेट से बढ़ाकर 40 भी किया. कुछ देर तक मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चला, 90 भी था. थोड़ी देर के लिए मैंने गाड़ी रोक दी, रेस्ट भी किया. और कुछ 3-4 घंटे में जाकर मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा हूं. सो राइट फ्रॉम माई सोर्स टिल माई डेस्टिनेशन आई वॉज मूविंग विथ चेंजिंग स्पीड्स. ऑब्वियसली यही होता है कि अपन अपनी व्हीकल, अपना स्कूटी, अपनी कार जब चला रहे हैं तो वी आर कंटिन्यूसली चेंजिंग आवर स्पीड. हमारी स्पीड जो है वो लगातार बदल रही है. अब ऐसे सिनेरियो में मान लो मुझे रिपोर्ट करना है कि मैं कितनी स्पीड से ट्रैवल करके आया. मैं लगातार अपनी स्पीड चेंज कर रहा था, मैं अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, बट फाइनली आई विल हैव टू रिपोर्ट कि भाई एक स्पीड बतानी है. तो ऑफ कोर्स आई विल रिपोर्ट द एवरेज वैल्यू कि भाई ऑन एन एवरेज मैं इतनी स्पीड से ट्रैवल करके आया हूं. भाई वो स्पीड तो नहीं थी, ऑब्वियसली आई वॉज चेंजिंग माई स्पीड कंटिन्यूसली, बट ऑन एन एवरेज मुझे रिपोर्ट करना होगा कि ऑन एन एवरेज पूरे रास्ते भर मेरी ऐसी स्पीड थी. ये एवरेज वैल्यू. तो एवरेज स्पीड जो है, द फॉर्मूला डिफाइंड एज दिस एवरेज स्पीड, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इनिशियल से फाइनल पूरी ट्रिप आप देख लो तो पूरी ट्रिप का सारा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी.
राइट, उसकी जर्नी में उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, दैट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड. इट विल बी द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड. पढ़ा हुआ है आपने 9th में, जस्ट एक बार रिकॉल करने की बात है कि किसी भी ट्रिप का, किसी भी जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है. आप अगर चेंजिंग स्पीड से चल रहे थे, आपको एवरेज निकालना है, तो दैट एवरेज स्पीड इज गिवन बाय द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो अब जब ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपन करेंगे, अच्छा इसमें ये जरूर ध्यान रखें कि जब ये टोटल टाइम अपन लेते हैं ना, तो अगर मान लो कोई व्हीकल है जो ट्रैवल कर रहा था, फिर जैसे मान लो यहां से अपन जयपुर ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ देर तक हम ट्रैवल किए, फिर कुछ देर तक रुक भी जाते हैं रेस्ट करने के लिए, बीच में एक बार रुक गए, फिर वापस ट्रैवल किए. तो टोटल टाइम का यहां मतलब है द ट्रैवल टाइम प्लस द रेस्टिंग टाइम. टोटल टाइम मतलब आप मान लो 2 बजे घर से निकले और 6 बजे वहां पहुंचे, बीच में क्या किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. 2 बजे यहां से निकले, 6 o'clock वहां पे पहुंच रहे हो, तो ड्यूरेशन जो लिया जाएगा दैट विल बी 4 hours. अब वो 4 hours में से आपने कितनी देर गाड़ी चलाई और कितनी देर रोकी, कोई मतलब नहीं. तो टोटल टाइम विल मीन द ट्रैवल टाइम प्लस द रेस्ट टाइम. जो रेस्टिंग टाइम होगा वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होना चाहिए. ठीक है, तो एवरेज स्पीड, सिंपल फॉर्मूला हमारे सामने आ गया. एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम. अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, तो एक तो अपन ये जानते हैं कि इसमें एवरेज स्पीड में वी नो दैट जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट जो है, दैट इज ऑफ कोर्स मीटर्स पर सेकेंड. किलोमीटर पर आवर जो स्पीड वगैरह हम लिखते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट नहीं है. तो स्पीड में द स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर्स पर सेकेंड. देन अब इसमें आप देखो स्केलर या वेक्टर, तो डिस्टेंस जो है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम जो है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो सब स्केलर से ही लिंक्ड है ना. तो एवरेज स्पीड, स्पीड इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी एक नाम आपको ध्यान होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर. स्पीड जो है इट इज स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, देन वी नो दैट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा, टाइम भी पॉजिटिव ही होगा, तो आपका एवरेज स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा. सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. राइट, तो ये आपके कुछ बेसिक फीचर्स आ गए कि एवरेज स्पीड हमने डिफाइन कर लिया कि कंप्लीट ट्रिप का, किसी भी पूरी ट्रिप का एवरेज स्पीड इज बेसिकली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द टोटल टाइम टेकन. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी है और मीटर्स पर सेकेंड में रिपोर्ट होगी. तो स्टूडेंट्स इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे, वो सारा डिस्कशन हमारा अगले लेक्चर में स्टार्ट होगा, है ना. विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अगले लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा. तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स अब आगे के लेक्चर्स में आते जाएंगे. तो यहां तक की थ्योरी एक बार अपन रिव्यू कर लें, है ना. यहां तक का पोर्शन एक बार अपन रिवाइज कर लें, टर्म्स वगैरह के साथ फटाफट से फेमिलियर हो जाएं. वेक्टर्स जो हमने पढ़ा था उसको एक बार प्रॉपर्ली रिवाइज कर लो, एक्सरसाइजेस वगैरह फिनिश कर लो. तो इतना पोर्शन एक बार आप रिव्यू करके रखो. तो नेक्स्ट लेक्चर में विल बी कवरिंग द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड सम मोर न्यू टर्म्स. तो यहां तक का पोर्शन अपन रिवाइज कर लें एंड विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑलराइट गाइस, थैंक यू.